हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में आपने पढ़ ही लिया होगा। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आप तक कि आपको जो रिकैप सीरीज है वो पसंद आई होगी और आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी का अगर हम वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन तो नीट में हर साल आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते हैं। और कमेंट ज़रूर दीजिए, बताइए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। आज के लेक्चर का ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 particles of equal masses move in a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण वो एक सर्कल में मूव करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m। हर पार्टिकल की स्पीड आपको निकालनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ये थोड़ा इस तरह से आ गया कि वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं, दोनों का मास क्या है, सेम है, m। और इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये दोनों सर्कल में मूव कर रहे हैं और आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल के सर्कल में मूव करने की एक ही शर्त होती है कि उसको मिलना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे, इन पार्टिकल्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है, देता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालते हैं, G m1 m2 m इंटू एम, और डिस्टेंस हो गया 2r का स्क्वायर, मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो आप जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन r किसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो बहुत सरल सवाल है। तो Gm अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Gm अपॉन 4r इक्वल टू v स्क्वायर। तो v हो जाएगा आपका रूट Gm अपॉन 4r। तो एक लाइन का सवाल है, सरल सवाल है, इजी सवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रूट Gm अपॉन 4r। तो ये रहा इसका आंसर। इजी सवाल है और ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही उन्हें देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब इस सवाल के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। 3 spherical balls of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg। 3 बॉल्स हैं, गोलाकार गेंदे हैं, जिनका मास है 1 kg, 2 kg एंड 3 kg, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोनों पे रखा गया है, जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by 2 kg on 3 kg masses, 3 kg and 1 kg masses। ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो इसको अब करने के लिए हमें बहुत सिंपल है, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं और यहाँ पे 3 मासेस रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये 3 मासेस हो गए। एक 1 kg का है और दूसरा है 2 kg का और तीसरा है 3 kg का। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg ऑन मास 1 kg।
ये दोनों 2 kg और 3 kg मिलकर मास 1 kg पर कितना फोर्स लगाते हैं। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो 1 kg को 2 kg अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह 1 kg को 2 kg भी अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये फोर्स कितना है, F1, ये फोर्स कितना है, F2। दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, क्योंकि इन्हें रखा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। और अब ट्रायंगल की साइड दी गई है 1 मीटर। यस, ट्रायंगल की साइड दी गई है 1 मीटर। तो मेरे को बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो F1 हम निकाल लेंगे G इंटू 1 इंटू 3, 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3G। उसी तरह आपने F2 निकालना है, फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, G इंटू 1 इंटू 2, और डिस्टेंस तो 1 ही है, तो ये आ गया 2G। अब आपके फोर्सेस की वैल्यू आ गई है, और F1 और F2 एक दूसरे से कितने एंगल पर एक्ट करते हैं, 60 डिग्री पर एक्ट करते हैं। तो इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, F नेट स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का यूज करेंगे। F नेट स्क्वायर, अब F1 की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी है, 3G। तो 3G का स्क्वायर 9G स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2G है, 2G का स्क्वायर 4G स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3G इंटू 2G कॉस 60 डिग्री। तो F नेट स्क्वायर यहाँ पर हो गया, 9 और 4 को जोड़िए, 13G स्क्वायर, और 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12G स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो ये इसको 6 बार कैंसिल कर देगा। तो नेट स्क्वायर आ जाएगा 13G स्क्वायर प्लस 6G स्क्वायर। तो F नेट स्क्वायर आ गया 19G स्क्वायर। तो नेट फोर्स की वैल्यू होगी √19G। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा √19G। 13 और 6 जुड़ जाएंगे और ये हमें मिलेगा √19G। तो करेक्ट आंसर हमारा है √19G। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सवालों का लेवल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E इक्वल टू -k/x³ in x direction. Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, find its value at a distance x. तो डिस्टेंस x पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और इन्फिनिटी पर वो क्या होता है, 0। तो ये आपका सवाल दिया हुआ है, E इक्वल टू -k/x³। आप अच्छे से जानते हो E को हम लिख सकते हैं -dv/dx -k/x³। अगली स्टेप में जा रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, dv/dx ये आ जाएगा कितना, k/x³। तो अब इसको हम करेंगे k/x³ इंटू dx। तो ये कुछ इस तरह से होगा, x की पावर -3 dx। अब हमें इंटीग्रेट करना है x से लेकर इन्फिनिटी तक। और इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं मालूम तो देखिए, एक बार इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख लेते हैं कि इन्फिनिटी पर वो 0 है, और हमें निकालना है x पर। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने के कारण क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और x टू इंफिनिटी x टू द पावर -3 dx। अब dv का इंटीग्रेशन v होगा, k तो कांस्टेंट है, और x की पावर -3 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 लिमिट x टू इंफिनिटी। ये हो गया x की पावर -2 अपॉन -2 x टू इंफिनिटी। -2 को बाहर ले जाइए तो ये हो जाएगा -k/2, तो ये हो जाएगा 1/x² x टू इंफिनिटी, x टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा -k/2, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, लिमिट रख दीजिए -1/x का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा v = k/2x²। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा x डिस्टेंस पे k/2x²। तो मेन बात यह थी कि ये जो फॉर्मूला था ये बड़ा जोरदार था, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। इस फॉर्मूले में E क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, और V क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। कुछ नहीं करना था, एक सिंपल इंटीग्रेशन की अप्रोच थी जिसको हमने यूज किया, और यह हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ गया, v/2x², k/2x²। अब एक काम मैं आपको रिवर्स टेक्निक में सिखा देता हूँ, k/2, तो ये हो गया x की पावर -2, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, तो देखिए वो तो फिर हम बाद में अगले सवालों में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये रहा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m, दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m और 4m है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, the gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0। ऐसे पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको भी किया जा सकता है, देखिए दो मासेस हैं m और 4m, तो ये हमने ले लिया m, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमने ले लिया 4m, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है, r। तो सबसे पहले हम इन मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर उस पॉइंट को निकालेंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए ये फर्स्ट मास नंबर 1 मार्किंग कर दीजिए, और ये मास नंबर 2। मान लीजिए ऐसा पॉइंट है P जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और दूसरी चीज मान लेते हैं कि P का M से डिस्टेंस कितना है, x है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r, टोटल डिस्टेंस है r, और हमने मान लिया m से p का डिस्टेंस कितना x है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना होगा, r - x। अब यहां पर p पर दो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, एक इसकी होगी,
ये किसकी है? अब ये आपने मान लिया ये किसकी फील्ड है? मास की, E1। इसी तरह यहां पर दूसरी फील्ड होगी 4m की, तो 4m की फील्ड हमने मान ली, कितनी मान ली? E2। और ये मान लिया कि E1 और E2 एक दूसरे को क्या करते हैं? E1 और E2 एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल करते हैं। तो तभी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? 0 होगी। तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Gm/r², g इंटू मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 क्या होगी? ये किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है? स्मॉल m की। उससे कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। E2 किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है? 4m की। उससे कितने डिस्टेंस पर? r माइनस x के डिस्टेंस पर। तो स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल, g से g भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें बचेगा 1/x² इक्वल टू 4/r माइनस x का स्क्वायर। 1/x² इक्वल टू 4/r माइनस x का स्क्वायर। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। तो 1/x² इक्वल टू 4/r माइनस x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लीजिए, रूट लेने पे ये हो जाएगा x, 4 का रूट 2 r माइनस x। तो 2x इक्वल टू r माइनस x, 3x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r/3। x इक्वल टू r/3 पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है उसी पॉइंट पर निकालना है, उसी पॉइंट पर निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी पॉइंट पर निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो x की वैल्यू आ गई r/3। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका 4m और ये डिस्टेंस हो गया r, और जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है उसका m से डिस्टेंस है r/3। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r में से r/3 माइनस कर दिया, 2r/3 होगा। तो इस पॉइंट P पर, अच्छा, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं, -g, मास कितना है? m/r/3। तो यहाँ पर दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होंगे, एक मास m का भी होगा और एक मास 4m का भी होगा। तो ये हो गया मास m का। अब 4m का कितना होगा? -g इंटू 4m, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2r/3 -3gm/r, और ये हो जाएगा -4gm/4 इंटू 3। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो इसको कितना कर देगा? 12 कर देगा। अब एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। Now we'll need to take the LCM। ये देखिए ये वैल्यूज आ गई, -3gm/r, -12gm/r, -3gm/r, -12gm/r। तो ये जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा आपका -15gm/r। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। पर हमेशा आप ध्यान रखो 1 मिनट में ही सॉल्व करना है। वो तभी संभव है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो, दूसरा आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो। आपने देखा होगा मैंने किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, बाकायदा कंसेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व किया है। तो इसका आंसर है -15gm/r। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसे नोट करिए। ओके, नोट कर लिया।
A planet in a distant solar system is 10 times more massive than the Earth. इसका मतलब प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का 10 टाइम्स है, एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, और जो उसकी रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का 1/10 है। Given that escape velocity from the surface of Earth is 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो पूछा गया द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कई बार नीट के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसे इसलिए भी करना पड़ेगा। अब सबसे पहले समझते हैं प्लैनेट एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। एस्केप वेलोसिटी को अगर हम v माने तो इट इज प्रोपोर्शनल टू m/r, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है 2gm/r होता है, तो हम कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m/r। तो v1/v2 रूट m1/m2 इंटू r2/r1। 1 को हमने ले लिया प्लैनेट और 2 को हमने ले लिया अर्थ। Vp/अर्थ पर इसका वेलोसिटी 11 है। अब मास ऑफ प्लैनेट mp, मास ऑफ अर्थ me, रेडियस ऑफ प्लैनेट rp, रेडियस ऑफ अर्थ re। अब हम पिछली स्लाइड पर जो mp को हम क्या लिखने वाले हैं 10 me, mp को हम क्या लिखने वाले हैं 10 me लिखा, और rp को हम लिखने वाले हैं re/10। ये देखिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो Vp/11। अब देखिए ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो Vp/11 इक्वल टू रूट में आया 100 को आप लिख सकते हैं 10। तो उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी होगी 11 × 10 होगी 110 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस प्लेनेट पे अगर किसी भी मास को आप इतनी वेलोसिटी देंगे तो वो उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, पलायित हो जाएगा, कभी लौटकर नहीं आएगा। तो इसका आंसर है 110 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए अगर इसका आंसर दिया हो तो हम नहीं, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं 110 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ गया 110 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। से पहले आपको बता दें एस्केप वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूले होते हैं 2gm/r। आपको मालूम नहीं है तो मालूम होना चाहिए। और दूसरा होता है √2gr। तीसरा होता है, अगर हम निकाल सकते हैं मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³/r। तो ये r² हो जाएगा, r³ को r² बार काटेगा, r बाहर चला जाएगा, तो तीसरा फॉर्मूला आ गया 8gd⁻3। तो इतने फॉर्मूले आपको एस्केप वेलोसिटी के मालूम होने चाहिए सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखिए ये रहा अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए। ओके, नोट कर लिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। If r is the radius of earth, maximum height attained by the body from the surface of earth. तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
इसका जो कंसेप्ट है पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। ये मान लीजिए अर्थ है आपका, और यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास हम मान लेते हैं m। हमने इसे एक v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर उस वो रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मान लेते हैं वो हाइट कितनी है, 0 है। तो आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अर्थ पर पॉइंट है, हम इसे ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी। कंसेप्ट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट बी। तो टोटल एनर्जी, अब बात आती है टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी का मतलब है दो एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहली, और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। तो ए पर तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। ए पर जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। जब बॉडी बी पर पहुंचेगी तो उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। तो चलिए अब इसको सॉल्व करा जाए। ये पॉइंट ए और बी पर ये पॉइंट बी, और यहाँ पर हाइट क्या हो गई h, और वेलोसिटी हो गई 0। या वेलोसिटी है स्केप वेलोसिटी का आधा। तो एनर्जी एट ए, अब एनर्जी एट ए निकाल लेते हैं। एनर्जी एट ए एक तो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, क्योंकि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई बाय 2 का स्क्वायर। अब एनर्जी एट बी बात करते हैं। एनर्जी एट बी, बी पर एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक तो 0 हो गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 1/8 एम स्केप वेलोसिटी, बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे, माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच। अब इस टर्म को हम राइट में क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो हमें मिलेगा 1/8 एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। या आर ही बोले या आर प्लस एच बोले, क्योंकि हमें आर दिया है तो हम आर ई प्लस एच ही लेंगे, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो अगली स्टेप में जाके ये सॉल्व होगा। तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और 1/8 ये तो आ गया आपका 1/8 एम वी ई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से हम कॉमन ले लेंगे जी एम एम, और अंदर बचेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच। तो m तो आपका कैंसिल हो गया। इसका वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अर्थ के सरफेस पे वो है 2gm/r, तो उसको लिखना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा
स्क्वायर कर देंगे तो 2gm अपॉन r, और यहाँ कॉमन क्या आ गया है, gm कॉमन है, और अब अंदर एलसीएम ले लेंगे, r प्लस h, और ये होगा r प्लस h माइनस r। रिवीजन है इसलिए पूरा करके आपको बता रहे, ये कट गया और ये भी कट गया, और ये हो गया 1/4r, और ये भी कट गया तो ये हो गया h अपॉन r इंटू r प्लस h। तो ये भी कट गया तो ये आ गया 1/4 इक्वल टू h अपॉन r प्लस h। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4h इक्वल टू r प्लस h, h को उधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू r। तो वो किस हाइट पर जाकर रुक जाएगा, r/3 हाइट पर जाकर वो रुक जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर है r/3। कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थोड़ा पूरा इसलिए भी सॉल्व किया क्योंकि आप रिवीजन पे हो, तो रिवीजन में हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका r/3। तो ये तो पहली स्लाइड थी, समझ में आ गई होगी। यह आपकी दूसरी स्लाइड थी, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरी स्लाइड थी जिसमें हमने क्या निकाला, जिसमें हमने आंसर निकाला। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब ये आपका रहा अगला क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट एंड ए पॉइंट 20 मीटर अबव इट इज 16 जूल पर केजी। मतलब 20 मीटर की हाइट पर 1 केजी को अगर हम ले जाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 16 जूल का वर्क करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ 2 kg मास बाय 8 मीटर ऑन ए स्लोप ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपका वर्क डन है, तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आप, तो ये आपका पॉइंट ए है, और इससे 20 मीटर की हाइट पर दूसरा पॉइंट है बी। तो यहां पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 16 जूल्स पर केजी फॉर 20 मीटर, 20 मीटर हाइट, 20 मीटर हाइट। तो it will be 16 जूल अपॉन 20 मीटर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा वर्क डन 16 जूल अपॉन 20 मीटर पर केजी, और इसको हम लिख सकते हैं फॉर 1 मीटर हाइट। फॉर 1 मीटर, सबसे पहले तो इसको निकालिए, फॉर 1 मीटर हाइट। तो 1 मीटर पे आपको ऊपर ले जाने के लिए, 1 मीटर अगर आपको बॉडी को शिफ्ट करना है तो आपको उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 16/20 मीटर पर केजी फॉर 1 मीटर, फॉर 1 मीटर हाइट पर। और पर केजी का मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर 1 केजी। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान से जाएंगे तो हमें 1 केजी को नहीं मूव करना है, हमें मूव करना है किसको, 2 केजी को मूव करना है। किसको मूव करना है, 2 केजी को मूव करना है। तो दिस इज फॉर 1 केजी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 16 जूल अपॉन 20 मीटर इंटू पर केजी। अब केजी पर केजी आपका हट जाएगा, तो दिस विल बी द वर्क डन फॉर 1 मीटर हाइट, फॉर 1 मीटर हाइट एंड फॉर 2 kg, फॉर 2 kg।
अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि उस 2 kg के मास को हम 8 मीटर दूरी पर ले जाते हैं एक स्लोप पर, जो स्लोप कितना है 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहां तक तो बड़ा क्लियर हो गया। ये जो वर्क डन है ये 2 × 16/20 जूल पर मीटर है। अब हम देखना चाहेंगे कि 8 मीटर की हाइट पे जब हम उसे 8 मीटर लेंथ पर ले जाएंगे इंक्लाइन प्लेन पर, तब वो कितनी हाइट पर होगा। तो उसके लिए तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये डिस्टेंस कितना है आपका 8 मीटर और कितने स्लोप पर है 60 डिग्री के स्लोप पे है। तो आपको h निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 डिग्री इज √3/2 h/8। 2 8 को कैंसिल कर देगा 4, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h/4। तो कितनी हाइट पर हम 2 kg को ले जाना चाह रहे हैं, 4√3 मीटर की हाइट पर हम उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो अब कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पीछे जाते हैं तो देखिए ये वर्क था 1 मीटर हाइट के लिए और 2 kg के लिए, पर अब हाइट आपकी 1 मीटर नहीं है, अब आपकी हाइट कितनी है 4√3 मीटर है। तो हमें 4√3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 16/20 × 4√3। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए इसको कैंसिल कर रहे हैं, इसको नहीं करेंगे हम। ओके, इट विल नॉट डू दिस। इसको कैंसिल कर देते हैं 10। अब फर्दर कैलकुलेशन मत करिए। 64/10 √3, तो इसको आप लिखिए 6.4 × √3। √3 की वैल्यू होगी 1.7। अब रहा सवाल मल्टीप्लिकेशन करने का, तो वो भी कर सकते हैं, इंटू 1.7। 17 4 जा 68, 8 बचेगा, 17 6 102 और 6 108। तो ये आएगा 10.88। कितना आएगा 10.88 जूल्स आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यूनिटरी मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो देखिए इसको फर्दर कैलकुलेशन मत करिएगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। 10.88 जूल्स वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपका आंसर है इसका 10.88 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। तो यूनिट आप समझ गए होंगे। तो कैसे हमने इसको किया, 1 मीटर के 20 मीटर हाइट पर था, तो 1 मीटर हाइट के लिए हम इसे 20 से डिवाइड कर देंगे। और पर 1 kg था, पर 1 kg को तो हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, कितने kg को शिफ्ट कर रहे हैं 2 kg को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वर्क डन आ गया आपका 2 × 16/20 कितने kg के लिए 2 kg के लिए और 1 मीटर हाइट के लिए। तो स्लोप पर हाइट कितनी होती है वो निकाल ली, फिर उस हाइट से क्या कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर है आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आपने। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to launch a satellite of mass m from the surface of planet of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude 2r। तो सैटेलाइट को एक प्लेनेट के सरफेस से 2r की हाइट पर एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में हमें रखना है, लॉन्च करना है, सेटल करना है। तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखिए बड़े टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए ये आपका प्लेनेट हो गया और सैटेलाइट को प्लेनेट से कितनी हाइट पर हमने रखना है 2r हाइट पर। तो प्लेनेट के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका सैटेलाइट है।
तो उसे प्लैनेट के सरफेस से हमें इस ऑर्बिट में ले जाना है, तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहले सैटेलाइट यहाँ पर था, यहाँ से हम उसे अर्थ प्लैनेट के सरफेस से 2r हाइट पर ले गए, तो ये पॉइंट मान लो ए और ये पॉइंट मान लो बी। तो एनर्जी एट ए सबसे पहले निकालना होगा, एनर्जी एट ए। तो भाई ए पर एनर्जी कितनी होगी, -6 GM m अपॉन आर, ये हमने निकाल लिया। अब एनर्जी एट बी निकालना है, तो सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में सेटल हो गया है, तो वो मूव भी कर रहा होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि सैटेलाइट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, 3r, इसलिए 3r लिखा प्लस हाफ mv स्क्वायर, जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो ये एनर्जी हो गई आपकी E1 और ये एनर्जी हो गई E2। और आपका जो आंसर है, हम बात कर रहे हैं किसकी, आंसर की बात कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर है वो क्या है, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर एनर्जी एट बी निकालने के लिए हमें ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm अपॉन आर प्लस एच। तो v स्क्वायर इक्वल टू gm और हाइट यहाँ पर 2r है, तो ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है होता है gm अपॉन 3r। तो v स्क्वायर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो एनर्जी एट बी हम निकाल सकते हैं। एनर्जी एट बी will be -gm m upon 3r plus kinetic energy half m gm upon 3r। तो एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू, कंसेप्ट से कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, -12 gm m अपॉन 3r। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, ये हमारी फाइनल एनर्जी आ गई, जिसे हम बोलेंगे E2। तो वर्क डन क्या है भाई, सीधी बात है, E2 माइनस E1। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, E2 माइनस E1। तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी E2 माइनस E1। तो अब E2 से E1 को माइनस करना है, -12 GM m अपॉन 3r, माइनस पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत प्रैक्टिस की जब, -GM m अपॉन r, -GM अपॉन r। तो ये प्लस हो जाएगा, GM m अपॉन r 1 हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए कॉमन लेने में थोड़ा कैलकुलेशन को हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो सिचुएशन ऐसी आएगी, -GM मल्टीप्लाई कर देते हैं 6r प्लस GM m अपॉन r। तो कॉमन ले लो, GM m अपॉन r को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो ये आएगा 5/6 GM m अपॉन r। इतनी एनर्जी की क्या होगी, जरूरत होगी, इतनी एनर्जी की जरूरत होगी। अब इसको 1 मिनट में करने के लिए, ये तो इसका कंसेप्ट हो गया, अब इसको 1 मिनट में करना है हमें। तो सैटेलाइट कितनी हाइट पर है, 2r हाइट पर है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला लगा दो, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट
माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पर आर प्लस एच क्या था, 3R था, और एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, जब वो प्लेनेट के सरफेस पे था, सरफेस ऑफ प्लेनेट, तब उसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी थी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो बस सीधे 1 मिनट में करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ये आपका ऑर्बिट में और ये अर्थ पर। तो एनर्जी रिक्वायर्ड आप 1 मिनट में इसको कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, E2 माइनस E1। तो इस तरह से इन सवालों को क्या है, बहुत जल्दी करा जाता है, क्योंकि रिकैप सीरीज है, थोड़ा रिवीजन की भी क्या होती है, जरूरत होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा स्टेप कैलकुलेशंस से करा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्टली आप विद इन ए मिनट इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉपर चैनल से हमने करा जिससे हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाए। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड से क्या होगा, हमने E2 से E1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो अब ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2r about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4r? तो सैटेलाइट ऑलरेडी जिस ऑर्बिट में था उसकी रेडियस कितनी थी, 2r। वहां से उसे शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, उस ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है जिसकी रेडियस क्या है, 4r। व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज? तो या हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वर्क डन? What is the work done in this process? इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? तो सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला यूज करो। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट माइनस हाफ जी, और अर्थ का मान लेते हैं ME M अपॉन RE प्लस H, या उसको लिख सकते हैं माइनस हाफ जी ME M अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो पहले सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में था, जिसकी रेडियस क्या थी, 2r। जिसकी रेडियस कितनी थी, 2r। तो आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आ ही गया, माइनस हाफ जी एम, अर्थ ले लेते हैं M अपॉन R। पहले वो था 2r ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, R का मतलब होता है RE प्लस H। अच्छा, तो इसकी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तो ठीक है। पहले ऑर्बिट कितनी थी, 2r थी, तो 2r लिख लेते हैं। अब बाद में ऑर्बिट कितनी थी, 4r, तो 4r लिख लेते हैं, माइनस हाफ जी ME M अपॉन 4re। वर्क डन विल बी E2 माइनस E1। E2 से हम E1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W इक्वल टू E2 माइनस E1। तो भाई E2 कितना है, रख दो, माइनस हाफ GME M अपॉन 4re माइनस E1 कितना है, माइनस हाफ GME M अपॉन 2re। तो ये हो जाएगा
माइनस जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई प्लस जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा -1/4 जी एम ई एम अपॉन आर ई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा थ्योरी का रिकैप हम जरूर करना चाहेंगे, इसको नोट कर लीजिए कि सैटेलाइट के बारे में आप 2-3 बातें याद रखिए जो बड़ी जरूरी है। पहली बात, ये सैटेलाइट की ऑर्बिट बना लेते हैं। और इस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है r, और यह हमारा सैटेलाइट हो गया, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है v। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, gm अपॉन r। पॉइंट नंबर 2, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ gm m अपॉन r। पॉइंट नंबर 3, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -gm m अपॉन r। जब भी आप r को बदलोगे तो दोनों एनर्जी बदल जाएंगी, ऑर्बिटल स्पीड भी बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और चौथा पॉइंट आपको सैटेलाइट के बारे में याद होना चाहिए कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या होगी, -12 gm अपॉन r। चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी अगर ऑर्बिट बदलोगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको एक और क्लियर करना चाहता हूँ, ये बड़ा आपको ध्यान इस चीज का रखना चाहिए। तो ये सैटेलाइट है और ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये हो गया आर ई और ये हो गया सैटेलाइट की हाइट, कितनी हो गई h। तो हमेशा आप याद रखिए कि r क्या होता है, आर ई प्लस एच। तो इतने पॉइंट्स आपको सैटेलाइट के बारे में बिल्कुल मालूम होने चाहिए। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। A missile is launched with a velocity less than escape velocity. The sum of its काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ने पर मिलेगा पॉजिटिव। पहला आंसर पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा आंसर बोलेगा नेगेटिव, तीसरा आंसर मिलेगा 0, चौथा आंसर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली कंसेप्ट, जब किसी बॉडी को जब हम अर्थ के सरफेस पर, ये देखिए सबसे पहले अर्थ का सरफेस बना लेते हैं। अब देखिए अगर किसी बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तब उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, जब वेलोसिटी किसके इक्वल है, एस्केप के। तो ऐसे केसेस में टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² माइनस gm अपॉन re। और दूसरी बात हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gme अपॉन re। तो ऐसे केस में टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ m2gme। वैल्यू रख दी एस्केप की, ये बड़ा जोरदार चीज है, मालूम होना चाहिए। तो कटकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो पहला पॉइंट, जब बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तब उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, 0। टोटल एनर्जी का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन कहता है कि उसे जो वेलोसिटी दी गई है लेस देन एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए जब वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर होती है
तब टोटल एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है। ये दोनों टर्म क्या हो जाते हैं, सेम टर्म हो जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और लिखते हुए कर दें तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये हो गया GMEM अपॉन RE, और ये हो गया -GMEM अपॉन RE। एक प्लस है और एक माइनस है। अब अगर ये तो वो केस हो गया कि कट के कितना आ गया, 0 आ गया। जब किसी बॉडी को, मिसाइल को या किसी भी बॉडी को कितनी अर्थ के सरफेस पे हम कितनी वेलोसिटी देते हैं, एस्केप वेलोसिटी के बराबर। अब मान लो क्वेश्चन कहता है कि हमने उसको वेलोसिटी दी है जो एस्केप वेलोसिटी से कम है। अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म के बराबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे +8 -8 क्या आ गया, 0। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, और आप वेलोसिटी दे रहे हो लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो कितनी हो गई, 6। तो टोटल एनर्जी ऐसे केसेस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। टोटल एनर्जी कैसे हो, कितनी होगी, नेगेटिव होगी। तो 3 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, 0। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो टोटल और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो ऐसे केस में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर उसको V ग्रेटर देन V से प्रोजेक्ट किया जाता है तो ऐसे केसेस में जो टोटल एनर्जी होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये बातें आपको क्या करनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो मैं फिर क्लियर कर दूं, ये दोनों टर्म क्या थे, बराबर थे। एक प्लस था एक माइनस था, तो 0 आ गया। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट उतना ही रहेगा। तो प्लस वाला पार्ट कम होने से तो ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव हो जाएगी। ये बातें आपको, ये 3 बातें आपको हमेशा क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो read it. A satellite is revolving around the earth. Its kinetic energy is Ek. How much energy is required by the satellite such that it escapes out of the gravitational field of earth? जिससे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करे, क्रॉस कर ले, मतलब एस्केप कर जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अभी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है, अभी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है। तो देखिए सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 12 GMEM अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है -GMEM अपॉन R। ये ऑर्बिटल स्पीड के फॉर्मूले को आप अगर करेंगे तो आ जाएगा। अब सैटेलाइट की एनर्जी इस वक्त कितनी है, 12 GME टोटल एनर्जी -GMEM अपॉन R। तो सैटेलाइट की E क्या है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है और उसका फॉर्मूला है -GMEM अपॉन R। तो हम लिख सकते हैं कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो -12 ऑफ EK के बराबर होता है। माइनस ऑफ EK के बराबर, हाफ नहीं, क्योंकि देखिए EK भी 12 GMEM अपॉन R है और टोटल एनर्जी भी हाफ। तो हम इसको लिख सकते हैं सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है वो होती है -EK के बराबर। तो अभी ये कहा गया कि सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, EK। तो अब हमें पता चल गया सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, -EK। अब सैटेलाइट को हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हमेशा के लिए क्रॉस कराना है, एस्केप कराना है, मतलब हमें सैटेलाइट को इन्फिनिटी पर भेजना है, क्योंकि हम जानते हैं इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होती है, 0। और अभी सैटेलाइट के पास एनर्जी है, अभी सैटेलाइट के पास एनर्जी है -EK। तो हम उसे कितनी एनर्जी दे दें कि वो एस्केप कर जाए, वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। तो ऑब्वियसली हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी +EK। अगर हम उसे इतनी एनर्जी दे देंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0।
जब भी किसी बॉडी की हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी जीरो है, तो वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है। तो कितनी एनर्जी दे दे? तो कई मटेरियल्स में, कई बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत तरीके से दिया गया है। तो इसका ये जो सही आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए ई के। तो कितनी एनर्जी हम उसे और दे दें कि वो एस्केप कर जाए। तो हमेशा याद रखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी कुछ बेसिक फॉर्मूले है, हाफ एम वी ओ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम जी एम ई अपॉन आर, तो हाफ जी एम ई एम अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और टोटल एनर्जी कैसे मिलती है? दोनों को जोड़कर मिलती है, ई पी प्लस ई के, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस हाफ जी एम ई एम अपॉन आर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कई बुक्स में बड़ा गलत दिया गया है, कई किताबों में और मटेरियल में दिया गया है 2 ई के, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ई के होना चाहिए। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान दे दें। जितनी एनर्जी है सैटेलाइट के पास, अगर हम उसे उतनी ही एनर्जी दे देंगे जितनी उसके पास है, तो अब देखिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। सैटेलाइट के फॉर्मूले याद रखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ग्रेविटेशन ग्रेविटी के लेक्चर रिकैप सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। ये सब ग्रेविटेशन ग्रेविटी की थ्योरी और रिवीजन, और आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी चाहिए? न्यूमेरिकल्स की करनी चाहिए। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।